के साथ जो अपने दबंगाई, बेबाक और विवादों में घिरे रहने के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह सवाल जवाब के लिए अब हम बैठ चुके हैं। 2012 में कांग्रेस की सीट से विधायक बने बंबर ठाकुर जी के साथ और उनके निवास स्थान पर हैं। तो आज उनसे सवाल करेंगे जो कुछ विरोधियों ने उनके सवाल उठाए हैं, कुछ सवाल जनता की तरफ से द न्यूज़ वॉरियर की टीम के पास आ गए थे। जैसा कि हमने रिसर्च किया था, हमारी टीम फील्ड में गई थी कि क्या क्या मुद्दे हैं सदर विधानसभा क्षेत्र में और क्या कुछ चल रहा है। तो वो सारी बातें, तमाम बातें आज के इस इंटरव्यू में हम करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द न्यूज़ वॉरियर में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 1 महीने बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। कांग्रेस की तरफ से सदर विधानसभा से कौन प्रत्याशी होने वाला है? कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य स्वयं आकर के भी सर्वे कर रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि पार्टी हाईकमान जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देगी और जो उनकी नज़र में आएगा वो ठीक प्रत्याशी आएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हाईकमान जनता की आवाज़ पर मुझे टिकट देगी। जैसे कि आपने कहा, स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से सर्वे हुए हैं, जो सर्वे में आएगा उनको टिकट दिया जाएगा। जैसे कि आपने अभी बताया, दिल्ली में अभी मीटिंग हुई है, जिसमें मीटिंग के बाद पूरे बिलासपुर में पटाखे चल गए, एक बार आपकी तरफ से और दूसरी बार विरोधियों की तरफ से जो टिकट के आपके प्रतिद्वंदी हैं, कि बंबर ठाकुर जी का नाम आगे स्क्रीनिंग कमेटी ने आगे नहीं बढ़ाया है। 5 साल आपने मेहनत की है फील्ड में, तो एकाएक ये कैसे हो गया कि आपका नाम काट दिया गया? क्या इसके बारे में आप सही जानकारी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? अब देखो, चैनल के बारे में तो हम नहीं जानते जी, कि किसी चैनल ने ये चला दिया कि जी 34 टिकट फाइनल हो गए जी, जिसमें मेरा नाम भी उन्होंने सूची में डाला था। डाला। तो जाहिर होता है कि जब किसी चैनल में 2-3 चैनल में चला जी तो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल होता है जी, और पटाखे भी तभी कोई चला सकता है जब कार्यकर्ताओं को खुशी हो, बिल्कुल, या आम जनता में खुशी की लहर हो, तभी कर सकते हैं। तो उसके 2 दिनों के बाद फिर अभी ये प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी थी। जी, तो क्योंकि वो प्रोसेस तो अभी हुआ नहीं था, तो जब वो प्रोसेस हुआ तो उसमें जब दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई है, उसमें पैनल बना करके भेजने का काम है प्रदेश इलेक्शन कमेटी का। तो उन्होंने अपने नाम भेजे हैं आगे जी। उसके बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी है जी, उसके बाद CEC की मीटिंग होनी है। नहीं तो उसमें कहा गया कि आपका नाम नहीं भेजा गया है, जैसे कि आपके प्रतिद्वंदी बता रहे हैं, और उन्होंने पटाखे भी जला दिए कि बंबर ठाकुर जी का नाम जो है वो नहीं भेजा गया है। और आपके कुछ उन्होंने इशू उठाए हैं कि जिस इशू के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि उन इशूज़ के ऊपर आपका नाम रोक दिया गया है। ये वो लोग हैं जो खुश हो रहे हैं कि बंबर ठाकुर को टिकट ना मिले। वो मैंने कहा कि वो चुटकी भर लोग हैं। 6 लोगों का एक टोला है। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिले हैं और भी यहाँ पे 2 नेता हैं जी, अगल बगल में जी, जो कभी भी कांग्रेस की नेतृत्व के ऊपर प्रहार जब होता है तो उन्होंने कभी भी जो है भाजपा को उसका जवाब नहीं दिया। अगल बगल के नेताओं की बात कर रहा हूँ जी, उनकी ही सियासत के तहत इन 6 लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जी, वो खुशी मना रहे हैं, मतलब 6 ही हैं, सही है 6 से 7 नहीं है। जी, खुशी में रहने दो उनको, यदि उनका मन ऐसे खुश रहता है तो रहे, जी, लेकिन पार्टी हाईकमान सही फैसला करेगी। और सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने अपना सर्वे कराया हुआ है। बिल्कुल, वफादार पार्टी का सिपाही वो होता है जो भगवान को हाजिर नाजिर करके कांग्रेस हाईकमान को सही रिपोर्ट दे, तब सरकार बनेगी, एक सीट से सरकार बनेगी। बिल्कुल, हम यदि ये चाहें कि भाई मैं जीतूं लेकिन बंबर ठाकुर ना जीते, मैं मंत्री बनूं, दूसरा बोले मैं मुख्यमंत्री बनूं लेकिन बंबर ठाकुर ना जीते, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचें, उसके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो ये ठीक नहीं है।
मैं तो ये कहता हूँ कि यदि मेरा नाम सर्वे में है तो मुझे टिकट मिलना चाहिए, यदि मेरा नाम सर्वे में नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। यदि जनता मेरे को नहीं चाहती है तो मुझे कोई अधिकार नहीं है, जनता मुझे चाहती है तो मुझे मिलना चाहिए। तो ये फैसला सोनिया गांधी जी करेंगे, राहुल गांधी जी करेंगे। जी, विरोधियों का तो हम मान लेते हैं कि विपक्षी पार्टी है वो तो आपसे खौफजदा रहेगी, उनका काम है, वो आपके ऊपर आरोप लगाएगी, उसका आप जवाब देंगे, क्योंकि वो उन्होंने आपसे इलेक्शन लड़ना है। पर आपकी अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध, उसके पीछे क्या कारण, वो क्यों आपसे खौफजदा है? और एक नहीं, दो नहीं, छः जैसे कि आपने अभी बताया। प्रजातंत्र के अंदर ऐसा कोई भी चुनाव क्षेत्र हिंदुस्तान के अंदर नहीं है जिसमें किसी नेता के खिलाफ दूसरा को चाहवान ना हो। इस कुर्सी के चाहवान बहुत होते हैं जी, कुछ दबे होते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं। तो आप चाहे वीरभद्र जी को देखो, चाहे धूमल साहब को देखो, शांता कुमार जी को देखो, जयराम जी को देखो, इनके सबके विरोधी इनके चुनाव क्षेत्रों में भी बैठे हैं। ये मुट्ठी भर लोग जगह जगह होते हैं जी, जो डिस्टर्बेंस करते हैं अपनी लीडरशिप को। तो उनका जो जनाधार है वो जीरो होता है, लेकिन वो लीडरशिप को डिस्टर्ब करके षड्यंत्र रच करके उस कुर्सी को हटाना चाहते हैं जी। लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होते, क्योंकि आखिर में वही होता है जो जनता चाहती है। तो 99.9% कांग्रेस जन मेरे साथ हैं और आम जनता मेरे साथ है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर देती है, लिस्ट बाहर आ जाती है, और जब आप सदर की लिस्ट चेक करते हैं जिला बिलासपुर में और आपका नाम नहीं होता है, क्या करेंगे अगला कदम? कांग्रेस हाईकमान ने, मैंने कहा कि बिल्कुल सोच समझ के टिकट देती है, और पहले जब लिस्ट निकलेगी उसमें आप देखेंगे कि जिताऊ उम्मीदवार उसमें होंगे और उसमें मेरा नाम भी होगा जी। तो ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 99.9% जनता एक तरफ हो और चुटकी भर लोग एक तरफ हो षड्यंत्रकारी जो उधर मिले हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि जेपी नड्डा जी सुरक्षित रहें। और जेपी नड्डा जी ने भी कोई प्लानिंग करी है कि मैं सुरक्षित रहूं, चाहे आगे पीछे की कोई सीट गंवानी पड़ जाए भाजपा की, लेकिन ये सीट भाजपा को की नहीं जानी चाहिए। इस बात में वो चिंतित है। उनका एक घर है यहाँ 500 मीटर दूरी पे नड्डा जी का घर है। तो मैं उनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे नहीं हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और वो राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने ऐसे चुटकी भर लोगों को, कईयों को पेट्रोल पंप दे दिए, 2-2 पंप दे दिए। एक जिला परिषद मेंबर बना, उसने 2 पेट्रोल पंप ले लिए नड्डा साहब से। एक पहले लगाया कि मारूंगा, 3 हो गए हैं। और एक ने जो है चांदपुर में ले लिया, थोड़ी सी ज़मीन में, गाड़ी नहीं मुड़ती उसमें पूरी। अच्छा, कानून को दरकिनार करते हुए, नियमों को दरकिनार करते हुए वहाँ भी एक पंप खुल गया। मेरी ये ज़मीन है, यहाँ से 4 लेनिंग जा रही है, यहाँ हमारे पास माकूल ज़मीन है, यहाँ पे हमें पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है। तो ये तो सरकार के अंदर यदि कोई बड़ी सिफारिश हो तो पेट्रोल पंप मिलते हैं, तो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको मिल गया। अब वो नड्डा जी को सुरक्षित करना चाह रहे हैं और नड्डा जी सुरक्षित होना चाह रहे हैं, आगे पीछे चाहे कि कोई सौदेबाजी हो जाए। तो ऐसे में जो है कांग्रेस हाईकमान बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भेजे हैं कि आप जाके जो वास्तविक स्थिति है प्रदेश के अंदर, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनकी आप लिस्ट जारी करें, उनको सबमिट करें हाईकमान को, उसके मुताबिक टिकट मिलेगा। तो ये मुझे पूर्ण आश्वासन है कि जब जनता मेरे साथ है, और मैंने अभी परिवर्तन यात्रा की जी, तो आपने देखा कि हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों में नहीं मैं कह रहा हूँ, हज़ारों के हिसाब से हमने 21 जगहों पे सभाएँ रखी थी परिवर्तन यात्रा में, लेकिन वो सभाएँ जो है 42 जगहों पे तब्दील हो गई। जगह जगह लोग खड़े थे। तो लोगों में परिवर्तन की लहर है और इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने तो ये शोर मचाया, ये सोशल मीडिया में डाला, अखबारों में डाला, हमने बम्बा ठाकुर का टिकट कटा दिया। हाँ बिल्कुल। और उसके बावजूद जो है जनता जो है वो सड़कों पे थी, परिवर्तन यात्रा को उन्होंने समर्थन दिया जी। हम तो राहुल गांधी जी जो आवाज़ उठाते हैं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई है, रोजगार के लिए यात्रा चलाई है, उसको समर्थन देना, वो यात्राएं आगे चुनाव क्षेत्रों के अंदर चलाना, वो हमारा काम है जी। हम पार्टी का काम कर रहे हैं जी, फल भगवान देगा, हाईकमान देगा जी। ये ठाकुर साहब का पुश्तैनी मकान है और ये पड़ता है घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंदर। सवाल इससे मिलता जुलता है
अगर टिकट नहीं मिलता है, ऐसी नौबत आ जाती है कि आज़ाद खड़ा होना पड़े, तो क्या आप यहाँ से भी किस्मत आजमा सकते हैं? ये हमारा जो घर है जी ये घुमारवीं चुनाव क्षेत्र के अंदर पड़ता है। डिलिमिटेशन में पहले सदर था जी और ऐसा ही हमारा एक पुश्तैनी घर जो है बिलासपुर शहर में है। जी मेरी माता जी भाखड़ा बांध विस्थापित नाना जी, जी उन्होंने हमें प्लॉट दिया था जब भाखड़ा बांध बना। हम तो 69 में पैदा हुए, जी। भाखड़ा बांध पहले बन गए। जी तो एक मकान हमारा उधर है, एक वार है, एक पार है। जी लेकिन ये 14,000 वोट जी डिलिमिटेशन में इस क्षेत्र का घुमारवीं को चला गया। जी और इन लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला 2007 में। 2003 में मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, तब भी मेरा ऐसा षड्यंत्र के तहत टिकट काटा गया, क्योंकि मैंने पार्टी के लिए बड़ी बड़ी हड़तालें, जलसे जुलूस किए जी और वो मुकदमे मेरे ऊपर बढ़े, रास्ता रोकने के, डीसी का घेराव करने के, सीएम का घेराव किया हमने, जी धूमल साहब का घेराव किया उस टाइम इस पुल की लड़ाई के लिए, जी जिसकी बात आजकल हो रही है। जी तो उसमें हम जेल में भी गए, जी 4-5 दिन जेल में रहे। वो चीज़ें जो है वो इन्हीं विरोधी लोगों ने जो है दिल्ली में प्रस्तुत की जी कि भाई बम्बर ठाकुर तो जो है इसके ऊपर तो जो है 20-22 मुकदमे बढ़ गए। अभी कोई दिल्ली से कॉल आ रही है कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन करो, जी या कोई लोगों की समस्या है कि पुल की समस्या है, तो वो हमने आंदोलन किए जी और उन आंदोलनों के आधार पर हमारा टिकट काट दिया। वो प्रेजेंटेशन गलत हुई। फिर मैंने नॉमिनेशन भरा, 3,000 की पब्लिक मेरे साथ गई इनके क्षेत्रों से, सदर चुनाव क्षेत्र से, सारे तलियाना से, हवाण से, आहोर से, अमरपुर से। मैंने कहा कि नड्डा जी का घर और यहाँ के हमारा घर में 500 मीटर का फैसला है। इतने लोग गए उसमें नॉमिनेशन फाइल करने के लिए इंडिपेंडेंट। पर मैं राजा साहब का बहुत ज़्यादा मान सम्मान करता था, आज भी करता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई फैसला तिलकराज के हक में हो गया, बैठ जाइए। जी और जब एक ही दिन हमने नॉमिनेशन भरा जी तो 3,3500 लोग जो है नड्डा जी के साथ थे, जी 3,000 के से ज़्यादा ही लोग मेरे साथ थे जी और 150 आदमी जो है तिलकराज जी के साथ था टिकट के ऊपर। लेकिन हमने राजा साहब की बात को माना, पार्टी की बात को माना और हमने उनका समर्थन किया और तिलकराज जी को जिताया। जी आज उनको मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि बम्बर ठाकुर ने अपना राजनीतिक ताकत जो है उनको झोली में डाली और उनको जिताया। उन्होंने पूरे 5 साल लगा दिए मेरे को ख़त्म करने में। मजबूरी में मुझे 7 में फिर चुनाव लड़ना पड़ा और ऐसी परिस्थिति में लड़ा कि एक तरफ हमने सीटिंग एमएलए बनाया हुआ है, दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी के प्रति सहानुभूति थी जी कि नड्डा साहब हार गए। जी फिर भी मेरा और नड्डा जी का मुकाबला हुआ और हम 6,000 वोटों से हारे उस वक्त। जी और तिलकराज जी के तो जमानती जब्त हो गई जी और यहाँ से तो 7 ही वोट पड़े, जी 7 वोट पड़े हैं बल्लू के बूथ से, 35 वोट यहाँ से पड़े और से। जी तो ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। इनकी मजबूरी रहती थी कि भाई अब नड्डा जी भी यहाँ के हैं, बम्बर ठाकुर भी यहाँ के, तो क्या करें। जी तो किसी पंचायत से नड्डा जी को लीड मिल जाती थी और पंचायत से मेरे को मिल जाती थी, तो बगेड़ से नड्डा जी को लीड मिल गई तो बल्लू से मेरे को मिल गई, ऐसा रहता था यहाँ पे। जी तो इन पंचायतों से मेरे को बड़ा प्यार मिला है और आज भी लोगों का बड़ा प्रभाव है जी कि आप बिलासपुर वाले घर से मकान इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं सदर से, इस बार ये लोग आपको जो है वो जो है तंग कर रहे हैं, जी। ये चुटकी भर लोग, जी। और अगल बगल के नेता इनको आशीर्वाद दे रहे हैं जी तुम हमारे एरिया से लड़ो। अच्छा तो मेरे को बड़ा प्रभाव है, रोज लोग आ रहे हैं। अच्छा तो इस पे भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। और एक बात जरूर है, जी जो मुझे निपटाने की बात कर रहा जी। है या सोच रहा है जी वो सोच ले कि मैं उसको निपटा दूंगा। सर, एक कारण ये भी बताया जा रहा है, जो अभी कमेटी की दिल्ली में मीटिंग हुई थी, कि आपकी प्रॉपर्टियाँ 5 साल में बहुत बढ़ गई हैं। कुछ आरोप ये हैं कि जो आपके टाइम में नशे का ज़्यादा ये हुआ और उसका जो है कुछ केस भी आपके ऊपर चले हुए हैं। कुछ आरोप ऐसे भी हैं कि एक पीछे मौत भी हुई थी और उसमें आपका नाम, आपके बेटे का नाम ले लिया या आपके सपोर्टर का किसी का नाम लिया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट करें कि क्या है ये आरोप हैं खाली, या अगर हाईकमान आपसे मांगती है प्रूफ तो आप कन्विंस कर सकेंगे इस चीज़ पर? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो विरोधी आरोप लगाते हैं जी, आमने सामने लगाया तो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन अब वो मौका नहीं मिलता, उन्होंने तो आरोप लगाया और चले गए अपने बिल में घुस के जाके। जी पर मैं आपके माध्यम से इसका
जनता जो देखना चाह रही है, सुनना चाह रही है, उनको मैं बताना चाहता हूँ। और हाईकमान तक भी ये बात जाए तो बड़ी अच्छी बात है। प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। आपने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, नशे का, प्रॉपर्टी का, और जी एक कोई नशा करके या जो भी डेथ हुई है जी उस पर। तो जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, तो ये वो घर है जिस घर में मेरे फादर जो है वो कॉलेज में एक 4th क्लास एम्प्लॉय थे, जी और हम यहाँ से बिलासपुर कॉलेज को पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। वो भी पैदल जाते थे, पैदल आते थे, और मैट्रिक तक की हमने एजुकेशन तो यहाँ ही की। और उसके बाद बिलासपुर जाना, बिलासपुर आना। बिलासपुर के मकान में जब हमने, मेरे बड़े भाई जो वकालत करते हैं वो भी यहाँ से पैदल जाते थे। मुश्किल से हम पढ़े। तो पूरा बता देता हूँ मैं उनको जो सुनना चाहते हैं या जो आरोप लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम पढ़े, सारे चारों भाई बहन यहाँ से पैदल जाते थे, पैदल आते थे, और घर का खाना खा करके। और JP नड्डा साहब जी का जो घर है वहाँ पे हमारी माता जी, आपने देखा भी बैठे हैं, वो वहाँ उनके ज़मीन से हम घास लेके आते थे, और पहले घास की गड्डी यहाँ फेंक देनी घर में। अच्छा जी। उसके बाद कॉलेज को जाना। सुबह 5 बजे चल जाते थे घासनी में, फिर 7 बजे यहाँ पे घास छोड़ के फिर बिलासपुर जाना, फिर आना। ऐसे हम पढ़े। और हमारे माता पिता ने भाई साहब को वकालत कराई। वो वकालत करके जो है 86 में बिलासपुर में प्रैक्टिस करने लग गए। और जब मैंने BA कर ली, उसके बाद फिर हम जो हमारा पुश्तैनी मकान जो बिलासपुर में भी है, फिर वहाँ से हमने जो है अपनी अगली एजुकेशन और प्रैक्टिस वगैरह वहाँ से शुरू की। वहाँ से मैंने लॉ की। 26,000 रुपये मैंने अपने भाई साहब से लिया कि अब मैं आगे कोई कारोबार करूँगा। उस पर मैंने ठेका लिया 26,000 रुपये। ऐसे 94 की बात है। 86 में लॉ करके आगे भाई साहब प्रैक्टिस करने शुरू करके मैं भी वकालत कर ली 94 में। 6 महीने मैंने वकालत की, लेकिन मेरा मन वकालत में नहीं लगा। मैं बोला कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा या ठेकेदारी करूंगा। तो हमने 26,000 रुपये भाई साहब से लिया, और ACC का जो सेकंड प्लांट है वहाँ पे उसका ठेका ले लिया, रेता सप्लाई का। 26,000 रुपये से मैंने 85,000 रुपये बनाया मेहनत कर करके। 85,000 रुपये भाई साहब के पास रखा, वीरभद्र जी के पास गया। उन्होंने परमिट जारी किया मुझे बस का, गमारुई से बिलासपुर बाया गागस, तब ये पुल नहीं होता था जी। और हमने बस डाली। मार्जिन मनी 85,000 हो गया जी। उस 85,000 से हमने एक बस डाली जी। और दूसरे महीने दूसरी बस डाली। ऐसे करते करते जो है 5 और 6 फिर 7 फिर 8 बसें हो गई जी। तो इन लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त हमारे पास 8 बसें थी जब मैं MLA नहीं था और जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और उसके बाद फिर हमने एक JCB खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर तीसरी खरीदी। उसे लोगों की सड़कें बनाई, प्लॉट बनाए। फिर हैंडपंप की मशीन खरीदी 2005 में, ये खड़ी है, इसको आप देखेंगे जी। 2005 में खरीदी। इसने सैकड़ों हैंडपंप इस मशीन से लगाए। ये 5 के बाद जब मैं 12 में MLA बन गया इन मशीनों के दम पे जी। तो उसके बाद ये मशीनें यहाँ के यहाँ खड़ी, अब ये कबाड़ बन गई जी। इसको देखने वाला कौन था, बच्चे छोटे थे, शादी होगी बाद में जी। तो ये काम हमने जो है मेहनत से किया। जी। मेहनत से हमने ये काम किया सारा और मेहनत से कमाया। और उसके बाद हम विधायक बने, 12 में विधायक बन गए। 12 में विधायक बनने के बाद जो है वो बैकएंड एफिडेविट होता है जी। अब उनको लग रहा है कि भाई इन्होंने बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। तो जब मैं विधायक नहीं था तो मेरे पास 5 बसें, 8 बसें, फिर 3 ट्रैक्टर, 3 JCBयाँ, 3 हैंडपंप की मशीनें, इस प्रकार के टिप्पर। और जब मैं बन गया तो उसके बाद वो बिक गई, कुछ कबाड़ बन गई, आपके सामने खड़ी है। तो प्रॉपर्टी उस वक्त ज़्यादा थी कि अब ज़्यादा है, वो हमने कमाई है। हमने को 500 रुपये DO नोट के नहीं लिए। विधायक बनने के बाद कि 500 रुपये दे दे, मैं DO नोट दे देता हूँ। एक आदमी बता दे विधायक के शासन के काल में कि किसी से रिश्वत मांगी हो। आप तो जानते हैं नेताओं को, काम के बदले पैसे मांगते हैं। नौकरी लगनी है तो पैसे दो, ट्रांसफ़र करनी है तो पैसे दो। फिर सस्ते विधायक थे तो कुछ तो इतने सस्ते हो गए कि तुम 500 रुपये में भाई बिकना ही है तो 500 रुपये में बिक रहे हो, और बाकी लोग छोटे थोड़े पैसों में बिकें, आपको पता ही है सारा। तो ये उन लोगों की जो है
पर उनको मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो कमाया वो तो पब्लिक में चला गया, पर आप जो कह रहे हैं जी उसको आप जो भी आरोप लगा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी को। मेरे नाम पे सिर्फ ये कार है अभी, ये कार है, ये जो इनोवा, ये भी लोन पे लिया मैंने विधानसभा से, और ये मकान बनाया तो ये भी, इस पे भी मैंने बाद में लोन लिया। इसकी नींव मैंने 2000 में भर दी थी, लेकिन कंप्लीट मैंने 13 में किया फिर जा करके, क्योंकि लोगों का ज़्यादा आना जाना शुरू हो गया। नहीं तो मैं तो उसी मकान में रहता था, पेरेंट्स भी बोलते थे मकान बना लो, तो मैंने बोला क्या बनाना, जहाँ आप वहीं रहेंगे। तो उसके बाद जब फिर बन गया तो फिर ये मजबूरी में इसको कंप्लीट करना पड़ा, बनाना पड़ा। अदरवाइज मकान बनाने की इच्छा थी, हमने लोगों के मकान बनाए हैं जी। और वो जो आरोप लगा रहे हैं उनको बताया, उनको उससे पूछना चाहता हूँ कि तुमने किसी का बाथरूम भी बनाया? अगल बगल के नेताओं से भी मैं जानना चाह रहा हूँ, जिनको तुम जो है वो दे रहे हैं चौसे शाबाशियाँ, किसी का बाथरूम भी बनाया किसी ने? तो किसी का बाथरूम बनाया तो बताइए। ये रही है बात प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी का तो आपने क्लियर कर दिया। अब बात है कि आपके टाइम में नशा बड़ा बढ़ गया था, जिसमें आपके बड़े ज़्यादा आरोप आप पर लग रहे हैं, उसके बारे में क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास बोलने को जब कुछ नहीं रहा जी तो उन्होंने यही उल्लू जुल्लू बातें की, नशा बढ़ गया जी। अब पंजाब नशे में ख़त्म हो गया, हिमाचल में भी उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि भाई तुमने नशा बढ़ा दिया, लेकिन एक नेता, थोड़ा जवाब ज़रा लंबा है जी। जब आपने पूछ ही लिया जी तो जब मैं विधायक बना तो मेरा एक बेटा 3री कक्षा में था और दूसरा बेटा 5वीं में था। अच्छा। मेरी ज़िंदगी में ये गलती हुई कि मैंने सारे का सारा टाइम जो है 1 सेकंड भी अपने परिवार के लिए नहीं दिया, सारा समय जनता को दे दिया। मैं कहीं घूमने नहीं गया, मैंने कोई टीएडीए नहीं लिया। जो अपने आप को ईमानदार नेता मानते हैं उनके रिकॉर्ड चेक कर ले नेट में, कितना टीएडीए लिया है। मैंने टीएडीए नहीं लिया है, कोई मैंने अननेसेसरी कोई गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं लिया। मैं सुबह जाता था, शिमला में नहीं रुका अपने फ्लैट में, मैं वापस आ जाता था बिलासपुर को, ताकि जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। रात को सुबह जल्दी जाना, रात को लेट पहुंचना। मिसेज जो ड्यूटी करती थी अस्पताल के अंदर, तो दिन को बच्चों को 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाने के बाद जो कुक रखा था वो भी 4 बजे चल जाता था। 4 बजे से लेके 6 बजे तक का जो गैप था जी। उस गैप में बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था, वो हमारी गलती हुई। उस दौरान बिलासपुर के एक नेता ने कोशिश की, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर था उस वक्त, कि बम्बर ठाकुर को कैसे हराया जाए, तो बम्बर ठाकुर के परिवार को डिस्टर्ब किया जाए। तो उन्होंने जो है उस राजनीतिक व्यक्ति का मैं स्तर देखना चाह रहा हूँ, और मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं कई बार अकेले में सोचता हूँ कि एक कुर्सी को हथियाने के लिए जो है आप किसी के बच्चे को की जान ले लो, धीमा जहर उसको दे दो। तो बीच में जो स्मगलर लोग थे, वैसे घरों की तलाश करते हैं कि कोई एमएलए है, कोई दुकानदार है, कोई एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बच्चों को इसकी लत डालो। तो बीच में हमारे घर में आकर के वो बच्चे को चॉकलेट देना, टॉफ़ी देना, इस काम पे करता रहा। कभी स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे घुमाना। तो बच्चों को आदत होती है कि कोई गाड़ी दे दे या खाने को दे दे तो उसकी तरफ को हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने जो है उसको उस जंगल में फंसाने की कोशिश की। अब फंसा दिया और फिर उसका मुद्दा बना दिया कि इनका बेटा तो जो है वो नशा करता है। वो हम जानते हैं, लोग सो जाते थे, हम अपने बच्चे को ढूंढते थे। पूरे दिन भर लोगों का काम करना, जनता के काम करने, रात भर बच्चा ढूंढना। भगवान का शुक्र है, बाबा बालकनाथ जी का शुक्र है कि उन बदमाशों की चुंगल से बच्चा निकल गया बाहर। और आज हमें इस बात की खुशी है, भगवान के हम आभारी हैं कि आज मेरा बेटा जो ये कारोबार, ये गाड़ियाँ जो खड़ी हो गई एमएलए के दौरान में, और एक गाड़ी कबाड़ में मैंने बेची, 30-30 लाख रुपए की गाड़ी जो मेहनत से पैदा की, कबाड़ में बेचनी पड़ी। आज इन सारी व्हीकल को, इन गाड़ियों को वही बेटा देख रहा है जिसके ऊपर उन्होंने राजनीति की। उसको हथियार बनाया मेरी कुर्सी को छीनने के लिए, बच्चे को हथियार बना दिया, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन मालिक बड़ा होता है, मालिक ने उसको बचाया
और आज वो बिलासपुर का छोटी उम्र में एक अच्छा व्यवसायी बन गया है। आज उस बात से चिढ़ रहे हैं कि इसको तो हमने बर्बाद करने की कोशिश की, व्यवसायी कैसे बन गया, ये अच्छा ठेकेदार कैसे बन गया। इसने तो जो कारोबार बम्बर ठाकुर ने शुरू किया था उसी को संभाल लिया, और बीए भी कैसे कर ली है, और डिप्लोमा भी कैसे कर लिया, और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उसने फिर बीए की, और डीएवी से ग्रेजुएशन करके आया, और वहाँ ही फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा किया, और आप जो है कारोबार को संभाल रहे हैं। तो उस वक्त इन्होंने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। पहले किसी के परिवार को बर्बाद करने के लिए लगो, फिर उसी को मुद्दा बनाओ। तो वो पेड आदमी थे जो भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने मेरे घर में लगाए थे कि जब अब्सेंस होती है, पेरेंट्स की अब्सेंस में बच्चों को नशे की लत में डालो। ये मैं विद प्रूफ इन बातों को कह सकता हूँ, और ये हुआ, लेकिन भगवान ने बचाया। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब इस सरकार के अंदर जो है 40% आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े 40% इजाफा हुआ है नशे के कारोबार में। हर रोज़ आप अखबार में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, एसआईयू की टीम ने बंदा नीचे बिठाया हुआ है जी, इससे इतनी चर्च पकड़ी गई, इससे इतनी भांग पकड़ी गई, इससे इतना चिट्टा पकड़ा गया। रोज का केस है। बिल्कुल, उसको क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, या जो दूसरे जो मिले हुए हैं उनके साथ, जो बी टीम है, जो बी टीम है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि उस पर क्या बोलना चाहते हो आप, उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे। तो ये है, ये सिर्फ मुद्दे बनाना जानते हैं और किसी के घर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं कुर्सी को ध्याने के लिए। लेकिन वो भी भगवान को मंजूर नहीं था, उन्होंने बोला कि नहीं, तुमने जो है गलत किया, एक कुर्सी आपको नहीं मिलेगी और मिलते मिलते कहीं और चलेगी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपका नाम का जिक्र कर दिया, आत्महत्या का प्रयास था वो, और मरने से पहले नाम ले लिया जी वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक इशू उठा है आपके अगेंस्ट, जो उस कमेटी में ऊपर बात डिस्कशन हुई थी, तो वो क्या मामला था और उस पर क्या सच है? ये जिन लोगों ने ये मसला उठाया है जी, उन्हीं लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था, ये आज पता लग गया। तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि लाइव चल रहा है आपके खिलाफ, तो वह बाई चांस जो है बिलासपुर थाना के पास हमारी गाड़ी थी, तो मैंने बिलासपुर थाना फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ़ कोई लाइव आ रहा है कि भाई उसके पीछे बम्बर ठाकुर वगैरह दौड़े हैं उसको मारने के लिए। तो मैंने कहा कि बम्बर ठाकुर तो बिलासपुर में है, अब वो बोल रहा है मंडी पत्र में कि मेरे पीछे को दौड़े हैं, तो ये कोई षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, कोई बच्चे के साथ कोई घटना ना हो जाए, इसलिए आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करें। तो मैंने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं बिलासपुर में हूँ, वहाँ उसके पीछे कौन बम्बर दौड़ा हुआ है, कितने बम्बर हैं, तो ये आप इसको चेक करें, एक भारी षड्यंत्र है। ये मैंने पुलिस को रिपोर्ट करी और पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज की। और दूसरे लड़के का जिसका नाम और था, मैंने उसको भी कहा, मैं कि तुम कहाँ? बोले मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ नीचे इंडोर स्टेडियम में। मैं कि तुम भी जाओ थाने में रिपोर्ट करो, तुम्हारा नाम भी ले रहा है। तो वो भी थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई, और यदि बाई चांस भगवान ने हमें ये बुद्धि दे दी, हमने वो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई होती तो इन्होंने हमारे ऊपर दाग लगा दिया होता। लेकिन उसके बाद कुछ घंटों के बाद जो है उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब हमने भी उसमें ज्ञापन भेजा, गवर्नर को भी भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है, उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और कौन इसमें शामिल है, किसने ये मतलब वो किया। तो उसके बाद जो है पुलिस ने इंक्वायरी की, पुलिस जो है उनके पेरेंट्स के घर में भी आई, मैंने पेरेंट्स से बात की फ़ोन पे भी, आपका बेटा ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो पिताजी ने कहा कि भाई हम इसके लिए शर्मिंदा हैं, वो आपके बारे में बोल रहा है, आप तो कभी हमारे घर में आए नहीं, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन बोले आप घबराओ नहीं, वो तो बैकी बातें कर रहे हैं जिस दिन से करनी सेना ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि ये बैकी बातें करता है जिस दिन से करनी सेना ज्वाइन की है। मैंने इधर भाई कि करनी सेना के लोग उसको हमारे बारे में भड़काते हैं और उसके दिमाग का स्तर कहाँ पहुँचा दिया, उसको डिप्रेशन में ले आया जा करके, क्या क्या उसको मतलब खौफ दिखाया होगा। वो करनी सेना का अध्यक्ष जानता है इस बात को, तत्कालीन अध्यक्ष जिसने FIR रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो उसके बाद पेरेंट्स ने भी इनकार किया कि भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और पुलिस ने इंक्वायरी की, उसने की कैंसलेशन रिपोर्ट बनाई, ये बिल्कुल मन गढ़ंता और झूठा FIR दर्ज कराई गई है। और उसके बाद उन्होंने बोला नहीं जी ये तो ठीक नहीं हुई इंक्वायरी, उसी राजनेता के पुत्र ने फिर जा करके जो है CID से इंक्वायरी करवाई,
फिर वो कैंसिलेशन में आएगी। अब हमारे खिलाफ आज की डेट में ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। हमारे खिलाफ में एक केस है, जो कोरोना के समय में हम लोगों को राशन बांट रहे थे। उस वक्त जो है बीजेपी के लोगों के कहने पे, और यही जो बी टीम है, वो एक लड़की थी यहाँ पे एसपी, उसने हमें रोक दिया कि भाई आप घमारवीं चुनाव क्षेत्र के अंदर जाकर राशन नहीं बांट सकते। घमारवीं चुनाव क्षेत्र नहीं बोला, घमारवीं में। तो मैंने बोला घमारवीं में तो हमारा ये जो हरलोग वाला एरिया है, कुठेड़ा, ये सारा घमारवीं में आता है। एक वो मुकदमा उसने हमारे ऊपर बनाया कि जी लॉकडाउन के अंदर जो है इधर जा रहे थे, जबकि उस वक्त भी लॉकडाउन में ढील थी। उस समय में हम राशन बांटने लोगों को जा रहे थे, परमिशन थी बाकायदी हमारे पास। तो ये मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। और उस केस में इन्होंने हमारे ऊपर दाग लगाने की कोशिश की, लेकिन ये आज पता चला है, बोलते हैं कि भगवान के दरवाजे पे देर है पर अंधेर नहीं है। तो ये देर से आए दुरुस्त आए, भगवान ने सच्चाई को सामने कर दिया कि ये बदमाश हैं वो जिन्होंने आपके ऊपर ये दाग लगाने की कोशिश की इस केस के माध्यम से। वो बदमाश जो है उजागर हुए हैं, और आपने बड़ा अच्छा किया है, क्वेश्चन किया मेरे से, तो ताकि जनता को भी तो पता चले। और इसको लेकर के चले गए दिल्ली में कि भाई जी ये ऐसा हुआ है बंबर ठाकुर के ऊपर। तो ये अब हम तो चाहते हैं हाईकमान हमारे से मांगे, हम देंगे उनको कि क्या है, और वो ले गए, हम बताएंगे उनको कि क्या है ये असलियत है। और ये असलियत को सुनना नहीं चाहते। झूठ के पुलंदियों को लेकर के जो है हाईकमान को गुमराह करके हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को बनने से रोकते हैं। वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही नहीं हो सकते, वो निष्ठावान नहीं है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वफादार नहीं हो सकते, वो कांग्रेस के वफादार नहीं है, जो एक एक सीट को इस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप और झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके जो है गुमराह करके जो है सीट को खराब करना चाहते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के वफादार नहीं हो सकते, बल्कि मैं उनको कह सकता हूँ कि वो गद्दार है, वो पार्टी के गद्दार है। मैं ये चाहता हूँ कि चारों सीटें कांग्रेस की आए, जो जो वहाँ का मजबूत प्रत्याशी आओ जीते। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार स्थापित हो। भ्रष्टाचार जो पैसे लेकर के काम करते हैं नेता लोग, ऐसे नेता जो पैसे लेकर के डीओ नोट देते थे, पैसे लेकर के पैसे दो तो हम काम करेंगे आपका, ऐसे नेताओं के खिलाफ हमने यात्रा चलाई हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोजगार प्राप्त करने के लिए, और उसका हमें भारी जन समर्थन मिल रहा है। तो ये जो आपने प्रश्न किया ये भी अच्छा किया, क्योंकि नहीं तो एक तरफा बातें जाती है और आम जनता उन बातों को सुन करके जो है एक ऐसे टैग लगाना इधर से भी आगे से भी पीछे से भी कि बंबर ठाकुर तो हमारा गुंडा है। बस एक बात करें, क्या क्या कर दिया हमने बिलासपुर के अंदर। मैंने कहा कि एक बाथरूम तो तुमने बनाया नहीं, 2-3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, आपके बिजनेस कहाँ कहाँ चल रहे हैं। मैंने कहा अदला बदली कर लो, ये ले जाओ इन मशीनों को, और जो अभी है भी मेरे पास ये है इनोवा, ले जाओ उसको, अपनी गाड़ी मेरे को दे दो। होटल है आपके पास होटल है, बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़े बड़े ट्राले हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, किराए पे दी हुई हैं, दे दो, कर दो ट्रांसफर। पेट्रोल पंप बदल दो, मेरे नाम से बदल दो उनको, कर लो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर, अदला बदली। और ईडी से, सीडी से, सीबीआई से, सीआईडी से, कोई भी एजेंसी यदि हिंदुस्तान के अंदर है उससे इंक्वायरी तो करा लो भाई। आपकी बात तो नड्डा साहब सुनते हैं, उन्होंने तो लगाया हो आपको काम पे, कराओ बातों से, इंक्वायरी करो, भेजो यहाँ पे, देखो क्या है, उखाड़ दो सारे घर को, देखो नीचे बटोई है तुमने दवाई हुई है नोटों की, जाके तो कराओ। पर बोलते ही है, सिर्फ बोलने में और दिखाने में और करने में फर्क है। साबित करके बताओ और इंक्वायरी करके बताओ। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि इंक्वायरी कराओ, लेकिन इनमें दम नहीं है, वो सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं लोगों को। पर बिलासपुर की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ बिलासपुर की जनता का ऋणी रहूँगा। जब इन्होंने झूठा केस करने की कोशिश की तब भी लोग सड़कों पे आए, और अब जब इन्होंने कहा कि बंबर ठाकुर का नाम पैनल में नहीं है, तब तो हज़ारों के हिसाब से लोग निकल गए सड़कों पे, हज़ारों के हिसाब से आ गए। तो हम लोगों के आभारी हैं। आखिरी टिकटों का फैसला, जिताने का फैसला, हराने का फैसला, ये सारे फैसले जो है जनता करती है और करेगी। देखना आपके सामने होगा, सही फैसला होगा जनता का, और जनता की आवाज़ के ऊपर ही जो है हाईकमांड फैसला करती है। आरोपों की बात चली हुई है, तो एक और आरोप आपके ऊपर जो आपके विरोधी भी और विपक्षी भी लगाते हैं,
ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका घर ऊपर है और ये डंगा आपने यहाँ लगवा दिया था, तो ये आरोप है लोगों का आपके ऊपर। जो लगा रहे हैं जी उनको या तो आंखें नहीं है, ये आंखें बंद कर करके किसी के कहने पे लगा रहे हैं। जी यहाँ मेरे भाई साहब का मकान था जी जहाँ ये डंगा है, जी वो मकान तोड़ा ILFS कंपनी ने जी कि भाई हमने अपनी ज़मीन कवर करनी है। उन्होंने अपनी ज़मीन कवर की और हम क्या चाहते थे कि इस डंगे को ना लगाएं, क्योंकि इसके पीछे हमारी दुकानें बननी थी। अब देखिए अब कहाँ से चल रहा है, जी वो खंबे के पास से लेकर के लास्ट तक मोटरसाइकिल तक हमारी ज़मीन है। यहाँ पर कोई कम से कम 40 दुकानें बननी थी और ये हमारा इतना बड़ा नुकसान जो है इस सरकार ने किया है, इनके आदेशों पे ये नुकसान हुआ है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अभी भी उनकी भाग रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, तोड़ दो इसको, मैं दुकानें बनाऊंगा इधर। अब मैं इसको तोड़ नहीं सकता, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हमारे चारों भाइयों के परिवार का हुआ है। 4 क्या 3 हमारे चाचा के लड़के हैं, 7 हम भाई हैं, 7 भाइयों की जो है ज़मीन है सारी ये डंगे में बर्बाद कर दी, डंगा लगा करके। और फिर हमारे ऊपर आरोप, डबल इंजन की सरकार है, तोड़ दो इसको, हम यहाँ पे अपने पीछे, हम अपना डंगा पीछे लगा करके आगे दुकानें बनाएंगे हम यहाँ पे। जनता को भी पता लगे कि ये तो हमारी ज़मीन बर्बाद की और दूसरे जो है हमारे ऊपर आरोप लगाई जा रहे हो। तो मतलब आपका कहने का मतलब है ये इससे नुकसान हुआ है और ये इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है, ये पुश्तों तक नुकसान कर दिया है। क्योंकि वो कंपनी कहती थी कि हम डंगे लगाएंगे, अपनी ज़मीन को कवर करेंगे, और नहीं तो ऊपर से बोले पहाड़ है, पहाड़ का पानी आएगा सड़क पे, सड़क जो है बंद हो जाएगी मलबे से, जैसा कि वहाँ हो रहा है। वहाँ इस कंपनी ने, अभी नई कंपनी आई है गावर, उसने कोई डंगे लगाए। अब तो आप देखिए सामने ये प्लॉट बने हैं और जितनी मिट्टी बारिश पड़ती है, थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है तो सारा मलबा जो है सड़क पे आ जाता है। अभी देखिए सड़क बंद हो चुकी है। बिल्कुल। अब भी ये कंपनी जो है पैसे से, खर्चे से बचने के लिए डंगा नहीं लगा रही है, नाली बना रही है। अब मलबा आएगा फिर नाली में जाएगा, फिर सड़क बंद होगी, डंगा उनको लगाना ही पड़ेगा उधर भी। अब वहाँ डंगा लग जाए तो बोले जी ये तो भाई ज़मीन वाले ने लगा दी अपने तो ज़मीन वाले का तो ये डंगा लगने के बाद तो प्लॉट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ प्लॉट की वैल्यू खत्म कर दी। तो ये कई बार कंपनी की मजबूरियाँ होती हैं, नुकसान किसान को हो जाता है। तो हमारे 7 भाइयों को नुकसान हुआ है और वहाँ डंगा लगाएंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो रोड बंद होता रहेगा। ये चीज़ें हैं। तो बोलने वाले जो हैं वो तो मैंने कहा पहले ही, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो बिना वजह से कोई ना कोई झूठ के पुलिंदे निकालते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ED CBI CD फलाना जो भी है, इनकम टैक्स है, कराओ उनसे इंक्वायरियाँ, क्यों नहीं कराते। अभी हम यहाँ से जो ठाकुर साहब का निवास स्थान था, यहाँ से जा रहे हैं बघेड़ में भी इन्होंने एक अपना ऑफिस बना रखा है। उसके बारे में तो हम बघेड़ में ही पूछेंगे कि वो आखिर वहाँ पर एक क्यों आपने विधानसभा घुमारवी में भी एक ऑफिस रखा हुआ था, उसके खोलने के पीछे क्या रीज़न था। उससे पहले सर एक सवाल, आरोप जो एक और आपके ऊपर लगता रहता है, आपके समय में जब ये 4 लेन का काम चला था तो विरोधी भी और विपक्षी भी यही कहते हैं कि आपने इतना परेशान कर दिया जो और आपसे जुड़े हुए लोग थे कि वो 4 लेन कंपनी काम छोड़कर भाग गई, जिससे कि विकास कार्य रुक गया। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल 4 लेन बन गई है। आप चुनाव में भी जाएंगे, आपके खिलाफ भी ये मुद्दा बनने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, सच्चाई क्या थी वो? इस 4 लेनिंग का जो फाउंडेशन स्टोन है जी, वो मैंने लेकर आया था तत्कालीन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सर्व सत्यनारायण जी से जी। और ये 4 लेनिंग सतलुज वार से जा रही थी। हमने मंडी भराड़ी में इसका फाउंडेशन स्टोन लेकर आया। NHI के लोग विरोध कर रहे थे कि इधर होगा, इस तरफ को होगा, परंतु ये जो 4 लेनिंग थी ये बिलासपुर को नहीं जोड़ रही थी। अच्छा। तो ये एक एक्स्ट्रा पोल जो है जो बनाना पड़ा कंपनी को जी। और वो मंत्री जी को मैं लेके आया दिल्ली से। अच्छा। उस वक्त भी इस टोले ने विरोध किया कि बम्बा ठाकुर डायरेक्ट जो है मिनिस्टर को कैसे बुला सकता है। तो मैं मंत्री जी के पास गया और उन्होंने मंत्री जी का कार्यक्रम कैंसिल कराया। वीरभद्र जी के पास गए, जी बोला आपसे बिना पूछे जो है सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं। राजा साहब ने मुझे बुलाया, मैंने कहा राजा साहब इसका 1818 करोड़ रुपए माननीय मनमोहन सिंह जी ने दिया है, इसका शिलान्यास कराइए।
शिलान्यास नहीं होगा तो बीजेपी वाले बोलेंगे हमने बढ़ाया। जी तो राजा साहब ने जो है मिनिस्टर साहब को कहा कि आप बिलासपुर आइए, मैं भी आऊँगा। और उनके कहने पे मंत्री जी आए, फिर कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ी जनसभा वहाँ पे हुई। और आज आप देख रहे हैं कि 4 लेन बन करके तैयार हो गया और पुल भी बन करके तैयार हो गया। बिल्कुल, वो हमारी देन है, हम लेके आए उसको, हमने बढ़ाया पुल, मंडी भराड़ी को, शहर को जोड़ा। वो शिमला का जो 4 लेन है शिमला मटौर, वो भी इधर से हो जाएगा उस पुल की वजह से। ये हमारी सोच इसलिए थी कि यदि कल को भाई में कंदरौर का पुल टूट जाए जी, फिर आवाजाही कहाँ से होनी थी, इसलिए हमने वो पुल बनाया। जी, उसका बिल्कुल क्रेडिट यूपी सरकार को जाता है कि उन्हीं के समय में 4 लेन का काम शुरू हुआ, आपने भी यहाँ पर क्लियर कर दिया। पर आरोप ये है कि वो भाग गए आपके समय में जब आप विधायक थे। अब वो उनकी मैनेजमेंट ने देखना था ना कैसे काम करना है। जी अब यदि वो हमारे टाइम में थोड़ी भागे, जी कौन बेवकूफ़ कहता है। जी, नहीं वो तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार आई तब भागे, जी, हमारी सरकार में कब भागे। नहीं, वो कहते हैं ना कि आपके विरोधी भी यही कहते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं। अच्छा, मैं ये शब्द यूज़ कर सकता हूँ उनको, जी अंधे हैं, बहरे हैं वो लोग। जी, सन 2012 से 17 तक मैं विधायक रहे आप। विधायक रहा। जी कंपनी 18 में गई यहाँ से, जी, इनके शासन में गई है। इन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की, इन्होंने बोला कि हमारे लोगों को ठेके दो, हमारा सब कुछ होगा। जी, नहीं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने युवाओं को बोला कि हाईवे डालो और मैंने आपको काम दिलाएंगे। मैंने दिलाया 12 से 17 तक यहाँ पे 1500 लोगों को रोजगार दिलाया मैंने 4 लेनिंग के अंदर। चाहे वो सुपरवाइजर था, चाहे लेबर में काम करता था, चाहे ट्रक था, चाहे ट्रैक्टर था, चाहे जीप थी, चाहे वो कांग्रेसी था, चाहे बीजेपी का था, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे राजपूत था, चाहे ब्राह्मण था, ऐसी था, जो भी आया हमने उसको 4 लेनिंग में काम दिया और सबने पैसा कमाया और उनको रोजगार मिला। लोग बोलते हैं कि कुछ वो लोग जो जिन्होंने मेहनत नहीं की जी, उनका टिप्पर हुए थोड़ा अस्त व्यस्त। बाकी जिन्होंने मेहनत की उन्होंने 2 से 4 बना लिए, 4 से 8 बना लिए। तो ये आरोप जो है बिल्कुल मेरा मन गढ़ंता है। आप रिकॉर्ड देखें जी, 2018 में वो कंपनी गई, जी, 12 to 17 नहीं गई हो। हमने तो कॉपरेट किया उनको, हमने कंपनी को कॉपरेट किया, लोगों को मुआवजा दिलाया, ठीक मुआवजा दिलाया, लोगों के बच्चों को रोजगार दिलाया। जी, अब 1500-1800 बच्चों को रोजगार दिलाया तो उसमें यदि 2-4-10 आदमी यदि उसमें रोजगार में फेल हो गए, अब टिप्पर में यदि टिप्पर डाल लिए, हमने डाला उनको, बोला डालो। लेकिन यदि उन्होंने उसमें मेहनत नहीं की, गाड़ी का काम टाइम का नहीं कराया, किस्त नहीं दी, जी, तो उनकी जिम्मेदारी है। हमारा काम तो उनको रोजगार दिलाना था, हमने दिलाया और बहुत से लोग कामयाब हुए। जी, तो ये है, ये जो बोल रहे हैं उनके मन की कुंठा है। उनका नेता उनको बोलता है कि तुम ऐसा बोल दो, जी, और जो लोग सुनेंगे वैसा मान जाएंगे। यहाँ का कौन आदमी है जो ऐसा मानता है। तो इस वक्त हम बघेड़ चौक पे हैं। ये घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। जैसे कि आपसे मैंने सवाल रखा था, अभी हम बैठे थे, यहाँ पर बम्बर ठाकुर जी का भी ऑफिस है, यहाँ पर अभी लोग उनसे मिल रहे थे। तो जैसे कि हम गाड़ी में आ रहे थे तो मैंने कहा था कि घुमारवीं विधानसभा में आपने यहाँ क्यों अपना ऑफिस खोला था बघेड़ के अंदर? 2003 में मैंने पहले नॉमिनेशन भरा। हाँ, अभी ये सदर चुनाव क्षेत्र का हिस्सा था जी, और फिर मैंने 7 में चुनाव लड़ा, तब भी ये सदर का हिस्सा था, तब भी मेरा दफ्तर यही था। और 2012 में मैं चुनाव लड़ा तो ये डिमिलिटेशन में उधर चला गया, तो तब भी मेरा दफ्तर यही रहा, क्योंकि ये मेरे सदर चुनाव क्षेत्र का बरमाना को, बिलासपुर को, कुठेड़ा को, हरलोग को, इस तरफ का ये सेंटर प्लेस है। और MLA तो एक चुनाव क्षेत्र का होता है, बट वो पूरे हिमाचल का होता है, बिल्कुल, पूरे प्रदेश का होता है। और क्षेत्र के लोग उसको जिताते हैं, लेकिन होता पूरे हिमाचल का है। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ दफ्तर इसलिए बनाया, बहुत से लोग परेशान होते थे, तो दूसरे चुनाव क्षेत्रों के लोग भी आ जाते थे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई या पूरी नहीं हुई। तो जो मेरे को जानते थे लोग, ज़्यादा लोग जानते थे, क्योंकि मैं जिला परिषद भी यहाँ झुड़ता से लड़ा। हाँ, बिल्कुल। तो वो लोग भी मेरे पास आते थे, क्योंकि वो सीट हम हार चुके थे कांग्रेस। बिल्कुल। तो झुड़ता चुनाव क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा आना होता था, तो उनको बिलासपुर दूर ना पड़े। अच्छा, ये सेंटर प्लेस था जी। और घुमारवीं चुनाव क्षेत्र को जो हमारे क्षेत्र के लोग चले गए जी, 14,000 वोट गया यहाँ का घुमारवीं को। घुमारवीं में कोठी, त्यून खास, ये फटो, पनो, पेड़वी, बकरवा, और मंजुआणी, ये सारा क्षेत्र जो है, अमरपुर, कनौर, विजयपुर,
हाँ जी। ये सदर क्षेत्र का जो था उधर चला गया। और बहुत से लोगों का प्यार मुझे यहाँ पे चुनावों में भी मिलता है, जिला परिषद में मिला, एमएलए के इलेक्शन में मिला। उनका काम करना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि मेरी राजनीति तो इन्होंने पैदा की। इन्होंने मुझे 14,000 वोट दिए जेपी नड्डा साहब के मुकाबले में। जमानत जब्त करवाने वाले तो ये लोग हैं, तो मैं इनको छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। अब मैं पूरी उम्र भर इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं कुछ भी बन जाऊँगा। मैं कहीं से चुनाव लड़ूँ, मेरा दफ्तर यही रहेगा। और इसी ये वजह है कि मेरा दफ्तर यहाँ है। कुछ लोगों को आपत्ति होती है, बट मैं एक कस्बे का लीडर नहीं हूँ। मैं एमएलए रहा हूँ, आज मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ कांग्रेस का। और आज भी दफ्तरों में लोग काम कराने के लिए मेरे पास आते हैं। अभी आप देख रहे थे जी, बिल्कुल आ रहे हैं, ये हर रोज़ आते हैं। जो हमारा समय है उसमें यहाँ पे इस चुनाव क्षेत्र के लोग भी आते हैं, बाहर के चुनाव क्षेत्र के लोग भी आ जाते हैं, गेट भी होता के। तो उनके काम हम अफसरों से कराते हैं, और अफसर बिलासपुर के अच्छे हैं, और सब हमारे काम कर देते हैं। तो जहाँ काम होंगे वहीं लोग आएंगे। बिल्कुल ये बात जी। एक और सवाल मेरे मन में था, आप विधानसभा चुनावों में जाने वाले हैं। भाजपा ने एम्स जैसी उपलब्धि को भुना रहे हैं, बार बार वहाँ उद्घाटन हो रहे हैं। उसके शुरू मोदी जी भी आने वाले हैं इसी महीने, तो वो भी शुरू हो गया। 4 लेन का वो क्रेडिट ले जाते हैं कि वो हमने बनाई। रेलवे की बात कर रहे हैं कि काम शुरू हो चुका है। तो आप कैसे देखते हैं, कैसे आप मुकाबले में जाएंगे? आपके पास क्या है जो आप ये लेके जाएं कि नहीं, क्यों लोग बम्बर ठाकुर जी को वोट करें? वो इसलिए करें क्योंकि 4 लेनिंग का काम मेरे समय में शुरू हुआ, वीरभद्र जी के समय में शुरू हुआ। तो वो हमने बताया था गाड़ी में। और पुल हमने जब जोड़ा तो अब एम्स भी जुड़ गया, और बिलासपुर शहर भी जुड़ गया, जेपी फैक्ट्री भी जुड़ गई, अंबुजा भी जुड़ गई। और शिमला टू मटावर धर्मशाला जो भी जम्मू तक जो ट्रैफिक जाएगी इसी रोड से जाएगी। तो वो काम हमने किया है, लोगों को पता है, और उसको हम बताएंगे। एम्स का और ये जो 4 लेनिंग का जो श्रेय है वो भाजपा को नहीं जाता। इन्हीं के शासन में बंद हुआ, 4 साल बंद करके रखा, चुनावों का समय आया तो शुरू कर दिया। जबकि 4 लेनिंग का भी 80% काम हो चुका था। उन्होंने 4 साल बंद करके रखा काम को, अब शुरू किया काम चुनाव, जब चुनाव आए। ऐसे ही एम्स की बात है, और 26 दिसंबर 2014 को वीरभद्र की सरकार ने फैसला किया कि एम्स बिलासपुर के कोठीपुरा में खुलेगा, जमीन भी ट्रांसफर की और कैबिनेट में फैसला किया। अब ये बार बार फोटो खिंचाने जाते हैं वहाँ की हमने दिए। ये ठीक है कि इन्होंने इनके समय में बजट आया, पैसे दिए, तो काम चला है। उसके लिए हम नड्डा जी का धन्यवाद करते हैं। पर दुख हमें इस बात का होता है कि नड्डा साहब जब भी आते हैं अपना फोटो खिंचाते हैं, वीरभद्र की बात नहीं करते, कांग्रेस की बात नहीं करते। उनको ये बोलना चाहिए कि ये हॉस्पिटल मनमोहन सिंह जी ने मंजूर किया, यूपीए गवर्नमेंट ने मंजूर किया, वीरभद्र जी ने उसको बिलासपुर को दिया। मनमोहन जी ने बोला कि हिमाचल को खुलेगा, हिमाचल में कहाँ खुलेगा वीरभद्र जी ने किया फैसला। अब उसके लिए पैसे का इंतजाम किया बजट का, और नड्डा जी ने कर दिया, तो वो तो बात बढ़ गई। पर प्योर ही झूठ बोल रहे हैं कि भाई इसमें बजरी भी पूजन हमने किया, रेता पूजन भी किया, शिलान्यास भी किया, और इस बात को लोग जानते हैं। आज 40-40 हज़ार रुपये तो वहाँ पे नौकरियों के लिए मांगा जा रहा है। वो नौकरी भी हो जो सफाई कर्मचारी की है, परमानेंट नौकरी की तो बात ही नहीं है वहाँ। परमानेंट तो बंदे लग ही नहीं रहे, पर जो सफाई कर्मचारी भी बिलासपुर के लोगों को लगाया जा रहा है उससे 40 हज़ार रुपये रिश्वत मांगी जा रही है। इसी से हमने रिश्वतखोरों को हटाने की जो है यात्रा चलाई हुई है, चाहे वो कहीं हो कहीं भी हो। रिश्वतखोर को ढूंढेंगे, जनता में उनको उजागर करेंगे कि ये रिश्वतखोर है। ये हमारी यात्रा है, रोजगार एक दो रिश्वतखोरी हटे। दो सवाल और। आपके जितने भी हम मीडिया में बयान देखते हैं, आपका अटैक सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी के उसमें रहता है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि आप सीधा उनको ही वो करते हैं? बाकी आपके नेता जो हैं, चाहे वो बड़े बड़े उनके ओहदे हैं, वो कभी कम ही बोलते हैं, तो आप क्यों पीछे पड़े रहते हैं? ना, मैं उनके पीछे नहीं पड़ा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसी जगह वो बैठते हैं, हम भी इसी जगह बैठते हैं। हाँ जी, गुड्डू की हट्टी। यहाँ भी आते हैं गुड्डू की हट्टी में जी, और हम इनको नमस्कार करते हैं जब भी आते हैं, और हमारे से गले मिलते हैं जी। वो बहुत बड़े स्तर के नेता हैं और बहुत इज्जत हम उनकी करते हैं। लेकिन उनके शासन में जी जो खामियां हैं, यदि हम उनको उजागर नहीं करेंगे, मीडिया में नहीं लेके जाएंगे, तो उनको भी मालूम कैसे पड़ेगा जी। अब पीछे हमने जब वर्किंग प्रेसिडेंट बने हो जी, तो बिलासपुर में एक आदेश आ गया कि जो ऑडिटोरियम हमने दिया था 27 करोड़ रुपए का जी, वो ऑडिटोरियम जो है वो मंडी को ले जा रहे थे मुख्यमंत्री जी।
तो हमने वहाँ पे हड़ताल कर दी। जी तो मुख्यमंत्री जी जो है उनकी अगुवाई में गए थे नड्डा साहब की। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि अभी भाई कांग्रेसी जो है हड़ताल पे क्यों बैठे हैं। हाँ जी। तो पता चला कि भाई इसलिए बैठे हैं, तो उन्होंने आदेश किया कि भाई इसको आप क्यों चेंज कर रहे हो, बिलासपुर को मिला तो बिलासपुर में रहने दो, तब रुक गया हो। तो ये हड़तालें करना ये सकारात्मक काम है। तो हम जो है नड्डा जी के ध्यान में ये चीज़ें लाते हैं, और कोई कमियां हैं, आपकी सरकार काम नहीं कर रही है, कोई घोटालेबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने मुद्दे उठाए तो उन्होंने राजीव बिंदल को हटा दिया। नहीं उठाते तो राजीव बिंदल नहीं उठता। भाई मेरा मुद्दे उठाने का थोड़ी चाहिए। जो बिलासपुर के बड़े बड़े नेता हैं उनका भी काम है, लेकिन अब बात यह है कि भाई मेरे ऊपर तो आरोप लगा देते हैं कई कुछ लोग। मैं बोला कि चुटकी भर लोग हैं, कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो पीछे से डायरेक्शन करते हैं, भाई ऐसा बम्पर के खिलाफ बोल दो ताकि उसकी छवि खराब हो। मैं उनसे अब प्रॉपर्टी की बात की आपने नीचे, या और आरोपों की बात की, तो भाई मैं साफ हूँ बिल्कुल, मेरे खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। यदि मेरे खिलाफ चीज़ कोई होती तो जेपी नड्डा साहब ईडी, इनकम टैक्स या कोई भी ऐसी चीज़ें मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो जाती। मैं इंक्वायरी से डरता नहीं हूँ, सही मुद्दे को मैं उठाता हूँ। अब जो नहीं बोल पाते खुश अगर में भी जो नहीं बोल पाते, अब कोई न कोई चक्कर तो होगा। जो नहीं बोल पा रहे हैं जेपी नड्डा के खिलाफ, आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए, और सपने ढूंढते हैं बड़े बड़े, आसमान छू रहे हैं एकदम जाके, तो भाई लोग देख रहे हैं कि कौन आदमी अपोजिशन कर रहा है, कौन जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहा है, कौन जो है गौण बना हुआ है, मौन बना हुआ है। मौनी बाबा कौन कौन बने हैं ये भी जनता देख रही है, और क्यों बने हैं ये प्रश्न तो उनको ही देना चाहिए, और आप उनको उनसे कर लेना चाहिए। आपको प्रश्न मेरे से करते हो सारे प्रश्न आप, ये उनसे करना चाहिए भी, आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, और हर प्रश्न जो करते हैं मेरे से करते हैं। नहीं, उनसे भी टाइम लेंगे ना। बोलते हैं तुम्हारे खिलाफ तुम क्यों बोलते हैं अभी? मैं तो नड्डा जी की इज्जत करता हूँ, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको मैं उठाता हूँ। डरता मैं इसलिए नहीं हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ है नहीं। बिल्कुल। अब कुछ बोलते हैं बम्पर की प्रॉपर्टी, तो मैं बोला कि बदल लो मेरे साथ, ट्रांसफर कर लो, जो भी गाड़ियां हैं, पेट्रोल पंप हैं, कोठियां हैं, ट्रांसफर कर लो। अब ये मेरा दफ्तर है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे भाई का है। ये मेरे भाई मेरे को ये दफ्तर बना के दिया हुआ है, यहाँ तो बैठो, उनका मकान है ये। आपकी ताकत क्या है सर? सबसे ज़्यादा ताकत क्या मानते हैं बम्बर ठाकुर के? देखो इस वक्त मैं अकेला पड़ गया हूँ। इस वक्त मेरे खिलाफ बहुत बड़ा जाल बुन दिया है आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा। जाली लोगों ने जी जाल बुना हुआ है। अच्छा जाली लोगों ने जाल बुना है, और उसमें मुझे फंसा करके मुझे मारने की तैयारी कर दी है। मेरे पिताजी स्वर्गवास सुधार गए, एक दाग नहीं लगा आज तक ज़िंदगी में। 1400 रुपये तनख्वाह पे हो रिटायर हो गए, 1400 1990। उन्होंने बड़ी मुसीबत से हमें पाला पढ़ाया, बड़ा किया, और हमें MLA बनाया। उनको गालियाँ दी, मेरी माता को गाली दी, मेरे भाइयों को गालियाँ देते हैं। गालियाँ दे करके ये लोग नेता बनते हैं, और मेरे साथ बिलासपुर की जनता है, वो मेरी ताकत है, वही मेरी ताकत है, वही मेरी संपत्ति है। जो कहते हैं कि बम्पर ठाकुर की संपत्ति 5 करोड़ हो गई, 5 करोड़ ये इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती, ये संपत्ति है मेरी। जनता की ताकत की संपत्ति है, वो जो मेरी संपत्ति है, उस ताकत को पैसे से नहीं तोला जा सकता। सबसे बड़ी ताकत जी, और ना केवल सदर की जी, हमारे में, नैना देवी में, झंडुता में, हर जगह मेरे लोग हैं, वही मेरी ताकत है। हम हर जगह लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं जी। यही सबसे बड़ी संपत्ति है जी। क्या इसी ताकत के बल पर अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या दोबारा से एक बार निर्दलीय आज़ाद प्रत्याशी के रूप में ललकार भर देंगे? अभी ये प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, इस प्रश्न की तरफ को जाने की आवश्यकता नहीं है। कारण टिकट मिलेगा। अच्छा, टिकट हाईकमान हमें ही देगी जी, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन जीतेगा, कौन जेपी नड्डा से लड़ रहा है, कौन 5 साल से जो है वो संघर्ष कर रहा है, किसने 5 साल में एक भाजपा के अटैक का उत्तर दिया, कौन 5 साल जो है राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करते रहे और हम उनका काउंटर अटैक करते रहे। ये चीज़ें हाईकमान देख रही है जी। एक और चीज़ है कि जो जिनको आप बोलते हैं चुटकी भर, आपकी जो विधानसभा में है, जो चुटकी भर है उनका तो समझ आता है कि वो हर कोई कुर्सी की लालसा रखता है, पर जो आजू बाजू में जो बड़े लीडर हैं
उनको क्या दिक्कत है बम्बर ठाकुर से? वो मुझे अपना दुश्मन समझते होंगे, जी मैं उनको अपना दुश्मन नहीं समझता। जी। मैं तो चाहता हूँ कि वो क्या चुनाव जीते। क्या ऐसा तो नहीं कि मंत्री पद को लेकर या कोई कई बड़े बार बड़े आदमी अपनी इच्छा बड़ी पाल लेता है, ओवर एम्बिशियस हो जाता जी। है। बम्बर ठाकुर की कोई एम्बिशन नहीं है। जी बम्बर ठाकुर के एम्बिशन है लोगों की सेवा करना। हम कर रहे हैं, हम आप कर्म कर रहे हैं, जी फल कृष्ण भगवान देंगे। जी उन्होंने कहा है गीता के अंदर, तुम बिल्कुल। कर्म करो फल हम देंगे। फल हम देंगे। जी, चक्र भी उमड़ाया है, उसको भी कृष्ण भगवान ही काटेंगे। बिल्कुल। तो वो जुगाड़ अपने आप कर लेंगे मालिक। जी जी अब मालिक पे विश्वास है, मालिक अपने आप कर लेगा बचाओ। जी हमने तो मालिक के बताए हुए रास्ते पे चलना है, जी और जिसको खतरा है वो खतरा मान के चला हुआ है। हम उसको कहते हैं कि हम किसी के लिए खतरा नहीं है। जी चुनाव जीतो और मंत्री बनो, चाहे मुख्यमंत्री बनो, जी हम किसी के विरोध में नहीं है। हमें दुश्मन ना समझो, हम आपके साथी थे, जी साथी हो सकते हैं आगे भी। जी लेकिन दुश्मन समझेंगे जी तो ठीक नहीं होगा, तो ठीक नहीं होगा। जी। जाते जाते आप अपने विरोधियों को या जो आपके वेल विशर हैं उनके लिए, दोनों को, जो आपके शुभचिंतक हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? जो आपके विरोधी हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे अपनी पार्टी के हैं, उनके लिए क्या मैसेज? क्योंकि आप जाने जाते हैं बेबाकी के लिए। मेरे जो शुभचिंतक हैं जी उनका मैं जन्मों जन्मों तक ऋणी हूँ। जी कल भी हमने एक परिवर्तन यात्रा निकाली जी। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। जी उस परिवर्तन यात्रा में सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियां लेके लोग आए, दुष्प्रचार के बावजूद अपने खर्चे पे आए। मैं उनका कर्जा कब उतार सकता हूँ? मैं उनका ऋणी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिन दुगनी चौगनी रात उन्नति करें, भगवान को सबको सर्वसंपन्न बनाए, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे भगवान कि हम उन सब लोगों के लिए, सब गरीब लोगों के लिए हम जो है उनको भी शक्तिशाली बना सकें। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। और जो मेरे विरोधी हैं, जी जिनको मैं अपना विरोधी नहीं मानता, जो मुझे मानते हैं, जी वो मैं सरस्वती मैया से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, जी ताकि वो हमें अपना दुश्मन मानना बंद कर दे। जी। या फिर पाठ कराना पड़ेगा मेरे को तो बगलामुखी में जा कर के, अच्छा तो यही कर सकते हैं और क्या करना है। जी चलो, तो ये हमारा सफ़र शुरू हुआ था द न्यूज़ वॉरियर के ऑफिस से, और हम गए थे जो सदर से पूर्व में विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे दबंग नेता जाने जाते हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के। टिकट को लेकर आजकल मारामारी चली हुई है। अभी कुछ दिनों में टिकट तय हो जाएगा। हालांकि जो इनके विरोधी हैं उनका कहना है कि इनका टिकट हमने कटवा दिया है, पटाखे भी उन्होंने जला लिए हैं, परंतु बम्बर ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा टिकट जो है वो 101% कन्फर्म है और मैं जीत भी रहा हूं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जी सर। मैं यही इसमें साथ में जोड़ना चाह रहा था जी कि जहाँ पे राजा वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद हो जी और रानी प्रतिभा सिंह बैठी हों जी और फायर ब्रांड देता जी मुकेश अग्निहोत्री जी बैठे हों, जी वहाँ तो घबराने की अवस्था ही नहीं है। जी। तो टाइगर ऑफ द विधानसभा, द टाइगर ऑफ द विधानसभा मुकेश अग्निहोत्री जी साथ में हैं, राजा वीरभद्र साहब का आशीर्वाद है, तो पूरा विश्वास है इनको। और देखते हैं भविष्य में क्या होता है। आने वाले समय में जल्द ही टिकट का आवंटन हो जाएगा, स्थितियाँ सारी स्पष्ट हो जाएंगी। विरोधी हैं जो पटाखे जला रहे हैं, तो उनके पटाखे जो हैं वो बेस्ट गए हैं या वो उनका पैसा वसूल कर पाएंगे उन पटाखों का, वो भविष्य में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज द न्यूज़ वॉरियर की टीम को पूरा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।